नमस्कार। आखिर नसीम निकोलस तालेब की किताब स्किन इन द गेम पढ़कर क्या सीखा जा सकता है? इससे कम से कम 7 जरूरी बातें तो जरूर सीखी जा सकती हैं। उनकी ये किताब निवेश पर लिखी गई है और निवेश चाहे वो किसी भी चीज में हो, अनिश्चित होता है। अक्सर ये सलाह दी जाती है कि ऐसे मामलों में दूसरे अनुभवी लोगों की इस विषय के विशेषज्ञों की सलाह ले ली जाए। ये आपको पता ही है कि निवेश केवल धन का नहीं होता। पैसे हमेशा निवेश नहीं किए जाते। रिश्तों के मामले में आप समय का निवेश करते हैं। राजनीतिक विचारधारा जैसे मामलों में आप अपने भविष्य का निवेश करते हैं। स्किन इन द गेम भी हमें सिर्फ पैसे के निवेश की नहीं, समय और भविष्य के निवेश के बारे में भी कम से कम 7 बातें सिखा देती है। तो सबसे पहली बात जो आपको इस किताब से समझ में आएगी वो ये है कि आप अपने तर्कों से किसी को सच्चाई नहीं समझा सकते। सुनने वाला सुन लेगा, हो सकता है कि आपके तर्क अच्छे हों तो वो चुप लगा जाए, आपकी बात मान ली है ऐसा दर्शाए। मानेगा तब जब उसका जमीनी सच्चाई से सामना हो। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसा किसी को कश्मीर के बारे में पता हो तो भी वो ये नहीं मानता कि आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति में होना काफी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इलाका ही छोड़ना पड़े, आप अपने ही देश में शरणार्थी हो जाएं। ये बातें उसके तब समझ में आएगी जब उसके ही इलाके में रामनवमी के जुलूस में कश्मीरियत दिखाई जाने लगे। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था पत्थर बरसाए जाने लगे। ये पुस्तक हमें सबसे पहली बात ये सिखाती है कि सच्चाई को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि तर्कों में कौन जीता था। रियलिटी को सिर्फ सर्वाइवल से मतलब होता है। दूसरी बात आप ये सीखते हैं कि शब्दों के चक्कर में पड़ने से आप कम समझते हैं, करने से आप ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। सभ्यताओं का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि किस सभ्यता ने अपनी बातें दूसरी सभ्यता को अच्छी तरह समझा दी। सभ्यताओं का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि अंत में कौन सी सभ्यता बची हुई थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी हाल का तालिबान है। कभी वर्षों पहले तक सामना रेंज के नाम से विख्यात एक लड़ाई में एक जगह हासिल की गई थी। फिर बाद में लोगों को पता नहीं कैसे समझा लेने की गलतफहमी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी अभी हमने देखा कि अमेरिकी सेनाएं हटते ही उनकी धार्मिक किताबें जिनके जरिए शायद समझाने की कोशिशें की गई होंगी, वो सर पर लिए हुए लोग भारत वापस आ रहे थे। किस्मत की बात है कि भारत वो आखिरी जगह है जहां लोग वापस आ सकते हैं। कल को अगर ये देश स्वयं ही युद्धग्रस्त हो, अशांत हो, तो ये लोग भागकर कहाँ जाएंगे पता नहीं। गलतफहमी मत पालिए, अमेरिका कनाडा वगैरह अपनी मदद करने वाले अफगानियों को छोड़कर भागे थे। हवाई जहाज से गिरते हुए लोग याद है ना। तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है वो आप इस किताब से ये सीखते हैं कि जिनका अपना कुछ भी दांव पर ना लगा हो, ऐसे लोगों की सलाह नहीं सुननी चाहिए। किताब का नाम स्किन इन द गेम का मतलब ही यही है कि जिसका अपना अस्तित्व दांव पर लगा हो। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके फायदे में तो आपको सलाह देने वाले का भी फायदा है, लेकिन नुकसान में सलाह देने वाला साफ बच जाता है, आप अकेले नुकसान झेलते हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका अच्छा उदाहरण स्वर्गीय कमलेश तिवारी हो सकते हैं। जिस संगठन के बचाव में वो उतरे थे, उसे तो उनके बोलने से और हत्या से दोनों से फायदा होता है, लेकिन जो नुकसान झेलना पड़ा वो कमलेश तिवारी जी को अकेले या केवल उनके परिवार को हुआ। तो ऐसे किसी संगठन या व्यक्ति के समर्थन में आप बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो आप पर जानलेवा हमले की स्थिति में भी मुखर नहीं होती, तो बेहतर है कि आप उन्हें याद दिलाएं कि ताली एक हाथ से कब तक बजती रहेगी। चौथी बात आप इस पुस्तक से ये सीख जाएंगे कि आपका उद्देश्य किसी तर्क वितर्क में जीत जाना नहीं है। आप किसी कॉलेज के डिबेट ग्रुप में मंच पर केवल भाषण देने के लिए नहीं खड़े हैं। अच्छे तर्क देने पर आपको कोई मेडल, कोई पुरस्कार, कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। आपका उद्देश्य यह है कि आप जो बात कर रहे हैं उसके सही होने से आपकी विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे, या नीतियों के बारे में आपकी जो राय है उससे कुछ उद्यमों, व्यापारों को फायदा नुकसान होगा, जो सीधा आपके उस क्षेत्र में काम करने की वजह से या शेयर मार्केट के जरिए उससे जुड़े होने के कारण किसी न किसी तरह से आपके फायदे और नुकसान से जुड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी के समर्थन या विरोध में तर्क देते समय आपका उद्देश्य स्वयं को राजनीतिक रूप से अधिक समझदार दिखाना नहीं होता। आपका उद्देश्य होता है कि वही सरकार सत्ता में आए ताकि वो नीतियां लागू हों जो आपको चाहिए। ऐसे में ये भी सोचना होगा कि गाली गलौज करने पर, महिलाओं से बहस करने पर क्या अच्छी छवि बनेगी? ऐसा करने से आपसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आपका फायदा होगा क्या? सोचिएगा। अब 5वीं बात पर चलते हैं।
ये किताब बताती है कि औसत और अनिश्चित में से एक को चुनना हो तो लोग औसत को चुनते हैं, अनिश्चित को नहीं चुनते। इसका उदाहरण अक्सर मैकडॉनल्ड से दिया जाता है, जो कि अक्सर औसत किस्म के बर्गर बनाता है। इसकी तुलना में कई स्थानीय भोजन बनाने वाले रेस्तरां भी वहीं आसपास दिख सकते हैं। ग्राहक को आमतौर पर पता होता है कि एक औसत बर्गर कैसा लगता है। इसकी तुलना में स्थानीय व्यंजन अगर बहुत अच्छे भी बने हों तो उनका स्वाद बाहर से आए किसी व्यक्ति को अच्छा लगेगा या नहीं, ये अनिश्चित होता है। इस वजह से अधिकांश बार आप पाएंगे कि अनिश्चित स्वाद वाले स्थानीय रेस्तरां के बदले लोग औसत स्वाद वाले मैकडॉनल्ड में चले जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये मैकडॉनल्ड के लिए तो अच्छा ही है। इससे भारतीय राजनीति पर लागू करें तो एक हिंदू राष्ट्र का स्वरूप, उसके कानून, उसमें व्यापार करना, ये सब अनिश्चित है। अभी जो व्यवस्था है वो घटिया से औसत के बीच कही जा सकती है। लोग अनिश्चित हिंदू राष्ट्र चुनते हैं या औसत मौजूदा व्यवस्था को चुनेंगे, ये आप आसपास पूछकर देख लीजिए। छठी बात जो आप इस किताब से सीखते हैं वो ये है कि लोग नुकसान से, घाटे से बचना चाहते हैं। इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास खोने को सचमुच कुछ है भी या नहीं, लेकिन खोने का डर होता है। जिसके पास खोने के लिए जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा खोने का डर भी पड़ेगा। इसका बड़ा आसान सा उदाहरण आप मजहबी आतंकियों के मामले में देख सकते हैं। आम आदमी के लिए जान जाने का डर होता है। आतंकी को लगता है कि आतंक फैलाने के बदले उसे जन्नत में हूरें मिलेंगी, शराब की बहती हुई नदियां मिलेंगी। क्या अभी वो आतंकवादी शराब पीता है? नहीं, उसके लिए तो शराब मना है। क्या उसके पास अभी 72 हूरें हैं? नहीं भाई, अभी तो उसके पास सिर्फ एक अज्ञात भय है कि अगर वो अपने रास्ते पर नहीं रहा तो उससे वो 72 हूरें छिन जाएंगी जो अभी उसे मिले ही नहीं, और भविष्य में कभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये पता नहीं है। अज्ञात के खो जाने के भय से इतने लोग आतंकी बनने के रास्ते पर हैं, जाकर आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं। बीमा बेचने में या हलाल सर्टिफिकेट बेचने में कंपनियां इसी खो जाने के डर का तो इस्तेमाल करती हैं। सातवीं चीज जो स्किन इन द गेम सिखाती है वो ये है कि दुनिया के नियम कायदे या समाज के निर्णय कोई लोकतांत्रिक तरीके से सभी की सहमति से नहीं होते। असल में इसके लिए बहुमत भी नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर हलाल सर्टिफिकेट को देखिए। दुनिया के अधिकांश लोगों को हलाल सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में अगर केएफसी और मैकडॉनल्ड या फिर किसी एयरलाइंस के ग्राहकों को देखें तो उसमें से कितने लोग हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट मांगने वाले होंगे, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शोर मचाने वाली माइनॉरिटी के कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे समुदाय पर अपना हलाल सर्टिफिकेट का नियम आराम से थोप देते हैं और मेजॉरिटी यानी बहुमत की बात कोई पूछता तक नहीं। आप मानते थे कि भारत में लोकतंत्र है और बहुमत के हिसाब से बातें तय होती है, ऐसा ही सोचते थे ना? तो ये सातवीं महत्वपूर्ण बात थी कि मुट्ठी भर लोग सभी के लिए नियम कानून तय करते हैं। हो सकता है कि इतनी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा हो कि ये पढ़ने लायक पुस्तक है। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये कोई बहुत मोटी किताब नहीं है, 200 पन्ने से भी कम की किताब है। इसके लेखक उन विषयों पर लिखने के लिए नहीं जाने जाते जिस तरीके से हमने आपको इस किताब में लिखी बातें समझाई है। ये किताब मुख्यतः निवेश और अर्थशास्त्र से जुड़े मामलों को समझाने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इसके अलावा नसीम तालिब की दो और महत्वपूर्ण किताबें हैं। उनकी द ब्लैक स्वान और एंटी फ्रेजाइल भी काफी चर्चित रही है। जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, वो अर्थशास्त्र को वामपंथी चश्मे से नहीं देखते। इसकी वजह से कई हलकों में उनकी विचारधारा की आलोचना भी होती रही है। निवेश जैसे मुद्दों पर अगर आप पढ़ते हो या फिर उन नियमों को समझना चाहते हो जिन पर दुनिया काम करती है, तो नसीम तालिब की किताबें आपके काम की हो सकती हैं। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे किसी किताब के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।